हेलो स्टूडेंट्स, यह है आपका अपना यूट्यूब चैनल एमडी दानिश एजुकेशनल एकेडमी। देखिए, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी। देखिए चैप्टर 16 अध्याय। देखिए अध्याय जो है 16 है प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन सतत विकास विशेष। देखिए प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन सतत विकास विकास विशेष। देखिए इसमें एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन आंसर है उसको डिस्कस करेंगे, उसके माध्यम से पूरे चैप्टर को हम डिस्कस कर देंगे जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में बहुत भी आई होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, सतत पोषणीय विकास से क्या तात्पर्य है। सतत पोषणीय विकास से क्या तात्पर्य है। सतत पोषणीय विकास से क्या तात्पर्य है, ये क्वेश्चन पहला है, इसको समझिए। विकास की वह अवधारणा जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ भविष्य की पीढ़ी के लिए भी संसाधनों को सुरक्षित रखा जाता है, सतत पोषणीय विकास कहलाती है। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक वृद्धि पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना है। देखिए सतत पोषणीय देखिए सतत पोषणीय विकास से क्या तात्पर्य है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्या तात्पर्य है। तो विकास की वह अवधारणा जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता को पूरा करने के साथ साथ भविष्य की पीढ़ी के लिए भी संसाधनों को सुरक्षित रखा जाता है, सतत पोषणीय विकास कहलाती है। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक वृद्धि और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना है। देखिए इस विकास में क्या होता है कि वर्तमान में जो लोग हैं उनके लिए भी मतलब कार्य करना होता है और भविष्य में आने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी विकास करना होता है, जैसे पानी का संरक्षण करना, जल संरक्षण, ताकि आने वाले समय में अगले लोगों को भी इसकी दिक्कत ना हो। उसी तरह संसाधनों का उसी तरह इस्तेमाल करना। देखिए अगला क्वेश्चन है कि वन प्रबंधन में जन भागीदारी का एक सफल उदाहरण दीजिए। वन प्रबंधन में जन भागीदारी का एक सफल उदाहरण दीजिए। देखिए पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले का आराबाड़ी वन क्षेत्र 1972 इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ वन अधिकारी A.K. बनर्जी ने स्थानीय ग्रामीण के सहयोग से नष्ट हो रहे 1272 हेक्टेयर साल के वनों को पुनर्जीवित किया। ग्रामीणों को इसके बदले में रोजगार, वनोपज की कटाई में 25% की हिस्सेदारी मिली, जिससे जन भागीदारी से वन संरक्षण सफल हुआ। देखिए क्या हुआ कि पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में अराबाड़ी में वन क्षेत्र जो है 1972 ईस्वी में इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ वन अधिकारी S.K. बनर्जी ने स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से नष्ट हो रहे 1272 हेक्टेयर साल के वनों को पुनर्जीवित किया। ग्रामीणों को इसके बदले में रोजगार और वनोपज की कटाई में 25% की हिस्सेदारी मिली, जिससे जन भागीदारी से वन संरक्षण सफल हुआ। देखिए ये अगला क्वेश्चन है कि बड़े बांधों के निर्माण से कौन सी 3 मुख्य समस्याएं उत्पन्न होती है। बड़े बांधों के निर्माण से कौन सी 3 मुख्य समस्याएं उत्पन्न होती है। देखिए बड़े बांधों के निर्माण से निम्नलिखित 3 मुख्य समस्याएं उत्पन्न होती है। बड़े बांधों के निर्माण से मुख्यतः 3 समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पहला सामाजिक समस्याएं क्या है इसको समझिए। इससे बहुत बड़ी संख्या में स्थानीय किसान और आदिवासी विस्थापित होते हैं, उनका घर बार छिन जाता है।
देखिए, पहला, बड़े बांधों का जब निर्माण होता है तो तीन समस्याएं उत्पन्न होती है। सबसे पहला समस्या होता है सामाजिक समस्याएं कि बड़े बांधों की बड़ी संख्या में स्थानीय किसान और आदिवासी विस्थापित होते हैं और उनका घर बार छीन जाता है। दूसरा, पर्यावरणविक समस्याएं, पर्यावरण से रिलेटेड समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। बड़े पैमाने पर वन नष्ट हो जाते हैं, जैव विविधता को भारी नुकसान पहुंचता है। तीसरा, आर्थिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं क्या है? इसमें जनता का बहुत अधिक पैसा, सार्वजनिक धन खर्च होता है और उनका अनुपात में लाभ नहीं मिल पाता है। आर्थिक समस्या ये होता है कि इसमें जनता का बहुत अधिक पैसा, सार्वजनिक धन खर्च होता है और उस अनुपात में लाभ नहीं मिल पाता है। देखिए, ये सब कारण होते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, देखिए, कोयला और पेट्रोलियम के विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता क्यों है? इसके दहन के से पर्यावरण पर क्या असर, क्या प्रभाव पड़ता है? कोयला और पेट्रोलियम के विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता क्यों है? इसके दहन से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, कोयला और पेट्रोलियम करोड़ों वर्षों पूर्व पौधों और जंतुओं के अवशेषों से बने जीवाश्म ईंधन हैं। पहला बात समझिए कि उत्तर में कोयला और पेट्रोलियम जो है करोड़ों वर्ष पूर्व पौधे और जंतुओं के अवशेषों से बने जीवाश्म ईंधन है। विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता, देखिए क्यों पड़ती है विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता? तो याद रखिएगा, विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता, ये संसाधन पृथ्वी पर सीमित मात्रा में है, मतलब अनवीकरणीय है। मतलब ये जो संसाधन है पेट्रोलियम या कोयला, ये संसाधन पृथ्वी पर सीमित मात्रा में है, अनवीकरणीय है। वर्तमान उपयोग दर के अनुपात से पेट्रोलियम अगले कुछ दशकों में और कोयला अगले कुछ वर्षों में पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। इसके लिए इसका संरक्षण अनिवार्य है। मतलब विवेकपूर्ण इसलिए इस्तेमाल जरूरी है क्योंकि लोग बहुत तेजी से पेट्रोल का खर्च कर रहे हैं, पेट्रोलियम का खर्च कर रहे हैं, बहुत तेजी से आपका कोयला का खर्च कर रहे हैं, जिससे हो सकता है कि अगले कुछ दशकों में ये पेट्रोल और कोयला क्या हो, पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। तो अब चूंकि ये करोड़ों सालों में बनते हैं तो इसके बनने में करोड़ों साल लगेंगे, तो इसको लेबोरेटरी में बनाना संभव नहीं है। इससे तरह तरह की परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं, इसलिए इसको धीरे धीरे और कम खर्च, ज़रूरत के अनुसार खर्च करना चाहिए ताकि अगले पीढ़ी को भी इसका लाभ मिल सके। देखिए, दहन का पर्यावरणीय प्रभाव, दहन का पर्यावरणीय प्रभाव, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर होते हैं। जो पेट्रोलियम होता है, कोयला होता है, इसमें क्या होते हैं? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है और सल्फर होते हैं। इनके जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे विषैले गैस निकलती है जो वायु प्रदूषित करती है। देखिए, कोयला या मतलब पेट्रोलियम जब जलता है तो क्या होता है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर होते हैं। इनके जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे विषैले गैस निकलती हैं जो वायु प्रदूषण करती हैं। देखिए, अगला पॉइंट, इनके दहन से उत्पन्न अधिक कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में ऊष्मा को रोकती है। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग का भी ये कारण है। मतलब इनके दहन से उत्पन्न अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में ऊष्मा को रोकती है, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग की गंभीर समस्या पैदा हो सकती है। मतलब इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट हो सकता है और ग्लोबल वार्मिंग भी हो सकता है। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा के जल के साथ मिलकर, अगला पॉइंट, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा के जल के साथ मिलकर अम्लीय वर्षा
बना सकता है, अम्ल वर्षा करा सकते हैं, जो स्मारकों, जलीय जीवों और मिट्टी को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ये वाटर में मिलकर वर्षा के पानी में मिलकर H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बना सकते हैं, जिससे जो वर्षा होगी वो अम्ल वर्षा होगी, जिससे बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है लाइफ पर। देखिए, इसी के साथ क्या हुआ, ये वीडियो समाप्त हो गया। अब क्या करेंगे, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल से बने रहेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। मेरा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, वहाँ VVI नोट्स मिलेगा। देखिए, इसी के साथ विज्ञान आज पूरा 100% समाप्त हो गया आपका।